हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो विज्ञान का मॉडल पेपर जारी किया है उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं, इसका आंसर बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप लोग देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में जो इंटरनेट पे विज्ञान का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें जो भौतिकी के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं जो 2-2 नंबर के हैं उसका फुल यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, इसका फुल आंसर और काफी अच्छी तरीके से समझा के आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न उसमें दिया हुआ है मॉडल पेपर में कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। यहां पे आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला देख लीजिए, यहाँ पे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम यहाँ पे देख लीजिए, किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ये काफी आसान भी है, तो इसे समझाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। उसमें दूसरा प्रश्न ये दिया है, यहां पे देखिए, जल और सीसा का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, उनमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति ज्ञात करें। यहाँ पे प्रकाश की गति आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जल में प्रकाश की गति यानी चाल और यहाँ पे सीसा में प्रकाश की चाल आपको क्या करना है, निकालना है। जिसके लिए यहाँ पे देखिए जल में जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, यहाँ पे 4/3 दिया है और यहाँ पे सीसा का अपवर्तनांक कितना दिया है तो 3/2 दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा हल। सबसे पहले हम यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहां पे देखिए लिखेंगे हम सबसे पहले जल का अपवर्तनांक। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है कि जल का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा जल में प्रकाश की चाल। तो यहां पे देखिए जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, तो जल का अपवर्तनांक यहां पे 4/3 दिया है, तो यहां पर रख दीजिए 4/3। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो यहां पे लिख लीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल। उसके बाद देखिए जल में प्रकाश की चाल, ये हमको निकालना है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। उसके बाद आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए यानी तिरछा तिरछी गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 में x से गुणा होगा तो यहाँ पे 4x बराबर, यहाँ पे देखिए 3 तरीका कितना हो जाएगा, ये 9 लाख हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया हमारा 9 लाख किलोमीटर यहाँ पे पर सेकेंड। अब हमको यहाँ से x का मान निकालना है, तो 4 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 पे 1 2 3 4 5 0, यानी ये हो गया 9 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए 904 से कितना बार में कटेगा, तो 225 बार में कटेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, और कितना जीरो बचा, यहाँ पे 3 जीरो बचा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 जीरो। ये कितने बार में कटा, तो 2,25,000 बार में ये क्या हो गया, कट गया। तो यहां पे हम लिख देते हैं 2 लाख, यहां पे गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,25,000 किलोमीटर यहां पे किलोमीटर पर सेकंड। यानी x क्या है, तो x क्या है, जल में प्रकाश की चाल। तो यहां पे हम लिख देते हैं और हमारा आंसर भी आ गया, जल में प्रकाश की चाल। यहां पे देखिए हम निकाल चुके हैं, जल में प्रकाश की चाल कितना निकल गया, तो 2 लाख यहां पे 25,000, यहां पे लिख देते हैं 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यहां पे बोल रहा है कि सीसा का, यहां पे आप सीसा में प्रकाश की चाल निकाल लीजिए। तो इसके लिए यही ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। सीसा का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा सीसा में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे देखिए सीसा का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2 दिया है। तो यहाँ पे रख दीजिए सीसा का अपवर्तनांक जहां पे दिया है वहां पर रख दीजिए 3/2 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख होता है। तो यहां पे लिख दीजिए 3 लाख किलोमीटर यहाँ पे पर सेकेंड।
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो गया। उसके बाद हमें सीसा में प्रकाश की चाल निकालना है, तो ये हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे x। अब आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी यहाँ पे क्या कर देना है, गुणा करा देना है। तो 3 में x से गुणा कराएंगे तो 3x, और यहाँ पे देखिए 3 तरीका कितना हो जाएगा, ये 9 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 लाख। तो यहाँ पे हम लिख दिए 9 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे 3 तरीका क्या हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 2 है, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूना, यहाँ पे 6 लाख हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया हम 6 लाख। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 इधर गुणा कर रहे हैं, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 लाख हम लिख देते हैं, यहाँ पे 6 लाख। यहाँ पे हो गया हमारा 6 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और बट्टा के नीचे यहाँ पे देखिए 3 इधर गुणा कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। आप कटा दीजिए, 3 दूना 6, यानी ये 2 लाख में कट जाएगा, 2 लाख बार में, यानी x बराबर कितना निकल गया हमारा, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये x क्या माने हैं हम, सीसा में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सीसा में प्रकाश की चाल। यहां पे हम निकाल दिए सीसा में प्रकाश की चाल, कितना निकाल दिए, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यहां पे लिख दिए हैं हम 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक किरण आरेख खींचना है प्रिज्म से होकर जब प्रकाश अपवर्तित होती है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रकाश है जो वायु से प्रिज्म में जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ये n1 क्या है, इसका अभिलंब है, और यहाँ पे देखिए एक वायु से क्या हो रहा है, किरण प्रिज्म में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए वायु क्या होता है, तो वायु विरल माध्यम होता है, और जो प्रिज्म होता है वो सघन माध्यम होता है। तो यहाँ पे देखिए जब प्रकाश यहाँ पे प्रिज्म में जा रहा है, तो प्रिज्म में जा रहा है तो ये सीधे नहीं निकल जा रहा है, यहाँ से देखिए मुड़ के यहाँ पे मुड़ जा रहा है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे नियम होता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, तो जो अभिलंब होता है उसके तरफ ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि जो वायु है वो विरल माध्यम होगा, और जो प्रिज्म है ये कांच का होता है, तो ये सघन माध्यम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे किरण जाएगा वायु से प्रिज्म में, तो ये क्या होगा, जो ये n1 अभिलंब है इसके तरफ मुड़ के जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पे क्या होगा, अब सघन माध्यम, यानी यहाँ पे देखिए प्रिज्म से जब वायु में जाएगा तो अब ये सघन माध्यम हो गया प्रिज्म, और यहाँ पे देखिए बाहर निकलेगा तो वायु मिलेगा जो निर्वात होगा, यानी यहाँ पे विरल माध्यम होगा। तो यहाँ पे भी एक नियम होता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो जो ये अभिलंब है आप लोग देख सकते हैं n2 यहाँ पे अभिलंब, इससे क्या होगा, दूर हटेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दूर हटा, क्योंकि यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ कि अभिलंब की ओर मुड़ा, क्यों मुड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो ऐसे आप लोग एक आरेख खींच दीजिएगा तो आपके पूरे के पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको एक बार हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे। आप लोग अच्छी तरीके से इसे देख लीजिए, ऐसे ही आपको यहाँ पे बना देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, इनके 2 उदाहरण दे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न उसमें दिया है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन, यहाँ पे देखिए ऐसा ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबे होने से हुई है, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसा ईंधन जिसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर उच्च ताप और दाब के कारण से जो जीव जंतु दब गए हैं, उनके दबने से ये क्या होता है, जीवाश्म ईंधन बनता है। और इसके 2 उदाहरण बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसका 3 उदाहरण दे दिए। जैसे यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन क्या होता है कि जीव जंतु क्या होता है, किसी कारणवश पृथ्वी में दब जाता है, वो अगर वहां पे उच्च ताप और दाब वहां पे हो तो करोड़ों वर्षों तक दबे रहने के बाद वो क्या होता है, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं वो जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। और जीवाश्म ईंधन के उदाहरण क्या है, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, और ये सभी क्या होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर। लास्ट में काफी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत विभव से क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत विभव से क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं।
प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पे देखिए प्रति एकांक धन आवेश को जब अनंत से एक बिंदु तक लाया जाता है तो जितना कार्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको समझ में भी आ रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लिखें। 6 नंबर में दिया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लिखें। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं और अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगे बल की दिशा को दर्शाता है, इसे ही फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को यहाँ पे देखिए कौन कौन लेना है, तो मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाना है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएं। और यहाँ पे देखिए जो मध्यमा होगा वो धारा की दिशा को बताएगी और यहाँ पे देखिए जो अंगूठा होगा तो धारावाही चालक तार पर लगे बल की दिशा को क्या करेगा, बताएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए पहला है चालक तार की लंबाई पर। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि चालक तार की लंबाई पे। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला है यहाँ पे चालक तार की लंबाई पर। तो यहाँ पे देख लीजिए चालक तार की लंबाई जितना ही अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि चालक तार की लंबाई पे अगर चालक तार की लंबाई जितना ही अधिक होगा प्रतिरोध उसका क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। आइए देखते हैं अगला यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे देखिए दूसरा है चालक तार की मोटाई पर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि चालक तार की मोटाई जितना ही अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर चालक तार जितना ही मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पे देखिए चालक तार जितना ही पतला होगा प्रतिरोध उसका उतना ही अधिक होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 3 नंबर देख लीजिए यहाँ पे चालक तार के ताप पर। यहाँ पे देखिए ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। अगर यहाँ पे देखिए ताप बढ़ जाएगा तो जो चालक तार होता है उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए पांचवा क्या है, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पे। यदि चालक तार का पदार्थ जितना ही अच्छा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगर यहाँ पे देखिए चालक तार अगर यहाँ पे देखिए चांदी का बना है और एक यहाँ पे लोहा का बना है, तो चांदी का प्रतिरोध, चांदी क्या होता है, काफी अच्छा होता है, उसका प्रतिरोध काफी कम होता है। तो उसका प्रतिरोध यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और जो लोहा का यहाँ पे तार बना होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है, चालक तार के ताप पे भी निर्भर करता है और चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर और अंतिम प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन क्या है कि जब एक बड़ा नाभिक क्या होता है, टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक क्या होता है, टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और उसका उदाहरण क्या है, तो यूरेनियम, प्लूटोनियम और यहाँ पे क्या है, थोरियम, इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ है, काफी महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं। इसका PDF सबसे महत्वपूर्ण, पहला महत्वपूर्ण
बात यहाँ पे ये है कि इसका पीडीएफ क्या करेंगे, हम अपने स्टडी ग्रुप में डाल देंगे। जो ये क्वेश्चन हम करवाए हैं इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे, स्टडी ग्रुप में डाल देंगे। और जो यहाँ पे विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल पेपर निकला है इसका भी हम डाल चुके हैं पीडीएफ। 10 बजे बोले थे और 10 बजे हम इसका डाल चुके हैं अपने स्टडी ग्रुप में। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसके जहां पे आप कॉमेंट करते हैं वहां से एक लिंक मिलेगा, वहां पे आप लोग लिंक पे क्लिक करके सीधे हमारे स्टडी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर उससे नहीं जुड़ने आता है तो यहाँ पे नंबर ले लीजिए, हमें एसएमएस कर दीजिए, वहां से हम क्या कर देंगे, आपको स्टडी ग्रुप में जोड़ देंगे। और इसके फायदा भी हम आपको बता रहे हैं। 8789 यहाँ पे दे रहे हैं हम, यहाँ पे 307304, ये क्या है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग क्या कर दीजिए, एसएमएस कर दीजिए और इतना लिखिएगा कि सर मेरा ये नाम है और हमें ग्रुप में क्या करना है, जोड़ना है। लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है और लड़कों के लिए अलग ग्रुप है। अगर आप लड़की हैं तो आप हमें वॉइस मैसेज भेजिएगा कि सर हमें जोड़ दीजिए। अगर आपका आवाज लड़की का होगा तो हम गर्ल्स ग्रुप में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसका पीडीएफ दे रहे हैं। जितना भी हम पढ़ाते हैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ देते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले अब पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका अब जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको दुगुना कर दिया गया है। मैथ में यहाँ पे देखिए 60 ऑब्जेक्टिव पूछता था जिसमें से 50 बनाना था। यहाँ पे हम मैथ का बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे देखिए 50 ऑब्जेक्टिव बनाना था 60 में से, तो अब यहाँ पे 60 को काट के अब कितना कर दिया है, यहाँ पे 100 कर दिया। अब 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देगा जिसमें से आपको 50 बनाना है, तो काफी इजी कर दिया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या बढ़ गया है, तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ गया है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा तभी आप यहाँ पे 50 आराम से यहाँ पे बना लीजिएगा। और यहाँ पे 2 शिफ्ट होगा तो 2 शिफ्ट में मैथ से टोटल कितने प्रश्न आएंगे, तो 200। आप पहले शिफ्ट में है तो 100 यहाँ पे प्रश्न आएंगे और दूसरे शिफ्ट का 100 क्वेश्चन आएगा, यानी 200 क्वेश्चन आएगा, नया नया क्वेश्चन। ये 200 क्वेश्चन अलग अलग होंगे, पूरे 200 क्वेश्चन। तो आपको पूरे 200 क्वेश्चन की यहाँ पे तैयारी करनी होगी और वो भी काफी अच्छी तरीके से आपको करनी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या पहला तो बढ़ रहा है तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत होगी। अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आपकी काफी अच्छी नंबर आएगी। अगर आप थोड़ा सा कम भी करते हैं तो आप 100 में से 50 इजिली यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर किसमें 100 होगा, किसमें 80 होगा। तो यहाँ पे देखिए मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हिंदी होता है, हिंदी में कितना होगा, तो हिंदी में भी यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें से आपको यहाँ पे 50 बनाना है। संस्कृत में भी क्या होगा, यहाँ पे संस्कृत में भी यहाँ पे 100 होगा जिसमें से आपको 50 बनाना है। उसके बाद यहाँ पे एक और कौन सा विषय है, यहाँ पे देखिए हो गया मैथ, हिंदी और यहाँ पे संस्कृत। इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। और जो यहाँ पे साइंस होगा तो ये 80 नंबर का पेपर होता है, तो साइंस में यहाँ पे देखिए 80 ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें से आपको 40 बनाना है। और यहाँ पे देखिए जो सोशल साइंस होगा तो सोशल साइंस में आपको क्या करना है, इसमें भी 80 ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें से आपको 40 बनाना है। तो उम्मीद करते हैं ये डाउट आपका क्लियर हो गया और अच्छी तरीके से यहाँ पे आस्क क्लास यूट्यूब चैनल पे तैयारी करवाई जाती है और क्लास टाइमिंग भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले ग्रुप में जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ लीजिए और आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।